आज हम लोग करेंगे न्यूक्लाई चैप्टर नंबर 13 का वन शॉट। और इसे मैंने नाम दिया ऑल इन वन शॉट, क्योंकि इसके अंदर आप सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स भी पूरी तरह करेंगे। यानी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और आपने अगर इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो भी यहां से शुरू करके सब कुछ समझ में आने वाला है। तो जम के बैठिए, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, जैसे कोई भी टॉपिक आपसे स्किप ना हो, और मास्टर कर लीजिए अपने न्यूक्लाई वाले चैप्टर को। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद एकेडमी चैनल को आसान फिजिक्स के लिए, इजी फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका अगर इसके मुझे पीडीएफ नोट्स मिल जाएं तो और आसानी होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बहुत आराम से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में आइएगा और यहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स दिख जाएंगे। इसके अंदर जितनी पीडीएफ्स हैं सब अनलॉक हैं। आप इसको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, अपनी फ्री पीडीएफ को ले लीजिए। चलिए पढ़ाई को स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या रहा कि हम लोग ये जानते थे पिछले वाले चैप्टर में एटम्स में कि एटम के अंदर एक जो सेंट्रल पार्ट होता है वो सारा पॉजिटिव चार्ज रखता है एटम का, और 99.9% मास भी उसके अंदर केंद्रित होता है, और उसी को आप बोल रहे थे न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के जो साइज है विद रिस्पेक्ट टू एटम, अगर आपका क्लासरूम एक एटम है तो ये पेन का जो टिप है वो न्यूक्लियस है। इतना ज्यादा फर्क होता है कि अगर आपका क्लासरूम पूरा एटम है तो न्यूक्लियस या न्यूक्लाई का क्या साइज होगा, पेन की टिप के बराबर। तो क्या ये जो न्यूक्लाई है उसका भी कुछ, क्या कोई शेप होता है, किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर रहते हैं, इसी चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं कि न्यूक्लाई का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से, कौन कौन मेंबर रहते हैं और किस तरीके से रहते हैं। तो अता पता और रहने का तरीका हम पकड़ेंगे न्यूक्लाई या न्यूक्लियस, न्यूक्लाई के चैप्टर में। और आगे चलते हैं कि भाई न्यूक्लियस होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आप मास देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट सेम होगा। न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स होता है न्यूट्रल। तो प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है उसी का पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और मास की बात करें प्रोटॉन की बेटा तो 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। 1836 गुना, 1836 टाइम्स मोर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ये 1836 गुना भारी होता है। न्यूट्रॉन का जिक्र करें तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है और थोड़ा सा बस भारी है। ये देखिए 1.6726 था, 1.6749 है, इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन से स्लाइटली थोड़ा सा हैवियर होता है। तो ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हुए कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है। अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास सेम है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा स्लाइटली हैवियर है देन प्रोटॉन। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उनका कंबाइंड जो नाम है हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसका रीजन ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच सेम ही लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स भेदभाव नहीं करता कि किसके पास चार्ज है कि नहीं है। और हम ये भी देख चुके हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है लगभग सेम है, इसलिए इनका कंबाइंड नाम दे देते हैं न्यूक्लॉन्स। तो कहीं पर न्यूक्लॉन्स का बात की जाए तो उसके अंदर उसको प्रोटॉन को भी और न्यूट्रॉन को दोनों को शामिल करके उसकी बातचीत चल रही है। तो न्यूक्लॉन्स इज द कॉमन नेम फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस जो बात की थी, न्यूक्लियॉन्स हमने बात कर ली कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कंबाइंड नेम आपका होता है न्यूक्लियॉन्स। अब उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स मिलते हैं उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर है।
मास नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दें तो हमें मास नंबर मिलेगा, जिसे नॉर्मली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूक्लियर मास की बात करें तो प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो भी मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मास बेटा। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, बहुत जगह इस Z का इस्तेमाल होगा, ए का इस्तेमाल होगा। तो Z है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जहां बात की जाए न्यूक्लियर मास की तो मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। अब ये कुछ बातें आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स, इसको भी समझ लेते हैं। ये जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में Z सेम होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर डिफर होता है। तो यहां पर एग्जांपल के जब भी ये पूछा जाए आइसोटोप्स के बारे में, हमेशा एग्जांपल जरूर दीजिएगा बेटा, वरना पूरी बात कंप्लीट नहीं होगी। तो यहां पर 1H1 जैसे प्रोटियम, 1H2 ड्यूट्रियम और 1H3 ट्राइट्रियम, ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स। क्योंकि देखिए इनका 1 1 1 ये जब भी लिखा जाता है, जैसे 1H2 लिख रहे हो तो दिस इज एटॉमिक नंबर और दिस इज मास नंबर। तो यहां पर देखिए तो एटॉमिक नंबर 1 1 1 सब में सेम है, मास नंबर डिफर है, तो इसको याद रखें, ए डिफरेंट होगा लेकिन Z सेम होगा। उसके बाद आइसोबार्स आते हैं, तो आइसोबार्स में क्या होता है, ए सेम होता है, Z डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए 1H3 एंड 2He3, तो यहां पर आप देखें तो ये ए वाला 3 3 है दोनों में ना, तो मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका 1 इसका 2 है, तो ये आइसोबार्स हो गए। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, तो आइसोटोप्स में Z सेम, ए डिफरेंट, और आइसोबार्स में ए सेम, Z डिफरेंट। इसको याद रखिए, कभी कभी आ जाता है, जिससे आप सही आंसर कर सकें बराबर तरीके से। अब आइसोटोप्स, आइसोबार्स की बात करते हैं हम लोग, आइसोटोन्स और आइसोमर्स की बेटा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग चल रही है, बटन वटन दबा है ना, वरना पता लगा आप तक पूरा मैसेज पहुंच ना पाए। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स की बात की जाए तो यहां पर आइसोटोन्स की बात करते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड करके। ए होता है मास नंबर और जेड होता है प्रोटॉन का नंबर, और ए है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, तो केवल क्या बचेगा, न्यूट्रॉन। तो ए माइनस जेड जब आप कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, यहां लिखा तो नहीं कुछ मैंने, ए माइनस जेड को बन जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो ए माइनस जेड आप कर देंगे, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। आइसोमर्स की बात करेंगे तो आइसोमर्स में ए और जेड होता है सेम, लेकिन डिफरेंट एनर्जी लेवल में ये होते हैं। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल में होने की वजह से आपको आइसोमर्स मिलते हैं, ठीक। तो ये आइसोमर्स और आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोटोप्स का एक समरी मैंने दे दिया है, जैसे कि आप भूले नहीं। तो यहां पर देखिए Z है एटॉमिक नंबर और A है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर। आइसोटोप्स में Z सेम, A डिफरेंट। आइसोबार्स में A सेम, Z डिफरेंट। आइसोमर्स में A सेम, Z सेम, बट एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। उसके बाद आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे कैसे, A माइनस जेड से। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। अब एटॉमिक मासेस की बात करते हैं, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लाई की बात करते हैं, तो वहां पर उनके जो वेट, उनके जो मासेस को नापते हैं वो एएमयू में नापते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। तो एक इसको जो, चाहे आप 1 एएमयू ऐसे लिखो चाहे 1 यू लिखो, ये बात बराबर होती है। तो 1 एएमयू या 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये ऊपर वाला थोड़ा सा हमारे ख्याल से लाइन नहीं आ पाया है, इतना यहां पे लिख देता हूं, ये शायद आपकी स्क्रीन में आ जाएगा जी। तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना किलोग्राम, 1.660565 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम बेटा। और इसकी जो हम एनर्जी नापते हैं न्यूक्लियर लेवल पे, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो 1 MeV की बात करेंगे
तो 1 MeV हो गया 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.602, और 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो 10⁻13 जूल। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस AMU का मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेशनशिप होती है, यानी कि मास का एनर्जी से रिलेशन होता है, वो आइंस्टाइन बता गए थे, E = mc²। तो एक ये देखिए इंटरेस्टिंग बात है, ये जो AMU है ये यूनिट ऑफ मास है, और ये जो है ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो एक मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 1 AMU = 931 प्रिसाइसली बोले तो इसको बेटा आप 1 AMU अभी निकालेंगे आगे भी 931.5 MEV के बराबर बोलते हैं। और कहीं नहीं दिया होता तो हम लोग 931 भी यूज कर लेते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं होती है। तो इसको पकड़िएगा कि एक मास को, ये मास की यूनिट है, एक AMU यानी मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 931.5 MEV आपको एनर्जी मिलेगी। ये छोटा सा अपडेट्स के लिए कि आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी CBSE के अपडेट्स होते हैं, जो गाइडेंस होती है, मैं आपको देता रहता हूं, जिससे आप जो मेहनत कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में हो और आप अपनी मेहनत का फल पा सकें। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस जैसे बात की थी, तो न्यूक्लियस के अंदर Z हो गया एटॉमिक नंबर, जिसे आप कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर हो जाता है N ले लो तो चलो, N होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और फिर आ जाता है मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या रहा? Z+N, यानी कि जितना प्रोटॉनों की संख्या है और जितनी न्यूट्रॉनों की संख्या है उनको जोड़ देना चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज, और न्यूक्लियन कंबाइंड नेम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये डिस्कशन आपसे हो ही गया है। अब न्यूक्लियर साइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 1-2 नंबर के सवाल अक्सर बनते हैं कि आखिर जो न्यूक्लियर का साइज क्या है, जो न्यूक्लियस है उसका साइज किस पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब मास नंबर बढ़ता जाता है, मास नंबर का मतलब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, कोई भी चीज बढ़ रही है मास नंबर में, तो उसका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता जाता है। जितने रहने वाले लोग ज्यादा होंगे एक कमरे में, उतना बड़ा कमरा करना पड़ता है, ऐसे समझिए। 2 लोग थे तो एक छोटा रूम काफी था 10x10 का, 2 की जगह 5 लोग आ जाएंगे तो बड़ा रूम करना पड़ जाएगा, 10 लोग आ जाएंगे तो और बड़ा रूम करना पड़ेगा, ये मामला। तो यहां पर आपने देखा कि ये वॉल्यूम रहा। व्हाट इज दिस? दिस इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये वॉल्यूम जो है 4/3 πr³ ले लेते हैं, स्फेरिकल इन नेचर, वो प्रोपोर्शनल है किसके? मास नंबर के। तो इसका मतलब हो गया कि R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3। 4/3 कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनलिटी में आता नहीं, और क्यूब रूट ले लेंगे तो ये R बचेगा A⁻1/3। यानी जो रेडियस है आपकी न्यूक्लियस का रेडियस, वो मास नंबर के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। अब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर लेते हैं यहाँ पे R0, और ये फॉर्मूला हमारे बड़े काम का, मैं दोबारा भी लिखूंगा जैसे दिमाग तक जाए। R = R0 इंटू A⁻1/3। ये यहां पर R क्या है? रेडियस। किसकी रेडियस? ऑफ न्यूक्लियस। और ये R0 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मत समझिएगा, ये कांस्टेंट होता है। ये R0 क्या, ये देखिए वहां पे लिखा भी है, दैट इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और ये मास नंबर होता है जो आपको पता है, और मास नंबर का मतलब वही है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों का सम। तो इस फॉर्मूले के ऊपर आपको कई बार सवाल आते हुए दिखेंगे जो कि बहुत ही आसान रहते हैं, बस आपको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होती है। तो R = R0 A⁻1/3। ठीक, चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपके बोर्ड में आ चुका है, देखिए कितना सरल है। लिखा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस 29 Cu64। अब देखिए इसको प्यार से करिए, 29
Cu और 64। आपको जैसे बताया था ये होता है Z। Z का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसे क्या बोलते हो? दैट इज A, यानी कि मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहां भी लिख दो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जिससे पूरी चीज अच्छी तरीके से क्लियर रहे। अब यहां पूछा है इसका रेडियस बताओ। तो रेडियस के लिए R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां आर नॉट की जगह 1.2 इंटू 10 की पावर -15 रख दीजिए। ए क्या है? 64। तो 64 की पावर 1/3 रख दिया यहां पर। आगे बढ़े तो इसको लिखा 1.2 इंटू 10 की पावर -15 और 64 का क्यूब रूट ले लोगे तो 4 आएगा। तो ये लिख दीजिए 4। 12 चौक 48, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -15 मीटर आपका ये आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आपने कर लिया, इसमें कुछ था ही नहीं। बात पकड़ में आई? यही चीज मैंने यहां करके दिखाई है। R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, 1/2 इंटू 10 की पावर -15, तो आर नॉट की वैल्यू ही होती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये ए की वैल्यू हो गई 64, इसका क्यूब रूट, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 4, और ये 4.8 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल आए तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक सवाल और बोर्ड में आता है कई बार, ये भी बहुत ही ज्यादा सरल है, आराम से हो जाएगा, अभी करके दिखाता हूं। लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस। तो हमें भाई क्या निकालना है? हमें तो लेना है आर रेडियस ऑफ कॉपर ऊपर ले लो अगर, और रेडियस ऑफ एल्युमिनियम नीचे ले लेते हैं रेशियो के तौर पे, ये निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? आर नॉट इंटू मास नंबर ऑफ कॉपर की पावर 1/3, फिर आर नॉट मास नंबर ऑफ एल्युमिनियम की पावर 1/3। ये कॉपर है Cu। आर नॉट तो दोनों में सेम था, गया कट बेटा, है ना। अब ये इसको लिख सकते हो ए कॉपर अपॉन ए एल्युमिनियम, और ये रहा ब्रैकेट में इसकी पावर 1/3। अब ए कॉपर कितना है? मास नंबर ऑफ कॉपर, तो कॉपर का मास नंबर है 64, ये देखिए। और इसका कितना है एल्युमिनियम का? 27। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड नहीं, क्यूब रूट नीचे ऊपर लगा लेंगे आसानी से करने के लिए। इसका 4 आ गया क्यूब रूट, और 27 का आ गया 3, तो ये 4/3 आपका देखिए आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। यही आपको बताना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, आर कॉपर अपॉन आर एल्युमिनियम, और ये आर नॉट यहां पे जाएगा कट, ए कॉपर अपॉन एल्युमिनियम 64 अपॉन 27, अब 4/3 इसका आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। देखिए, तो ये सवाल आप निश्चित तौर पे सही करने वाले हैं, बस ध्यान से देखते जाइए और नोट कर भी। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, जिसके ऊपर ही ज्यादा सवाल आता है, वो सब बातें हम लोग समझेंगे इस लेक्चर के दौरान। और बड़े पैसे, अच्छा उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जिससे आपकी मदद हो सके। कई बच्चों के साथ दिक्कत ये रहती है कि 10 साल के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी डेरिवेशन एक जगह नहीं मिलते। तो मैंने क्या किया है, 10 इयर्स के पीवाईक्यूज के वीडियोस खुद रिकॉर्ड किए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स के वीडियोस और डेरिवेशन 130 फिजिक्स के, सब रिकॉर्ड करके एक जगह आपको मुहैया करा दिया है। तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो ऑल इन वन कोर्स है, उसके अंदर ये मिल जाएगा। ये आपको लगाना ही होता है भाई, पीवाईक्यू लगाएंगे, डेरिवेशन लगाएंगे, तो ये आपकी मदद कर देगा। दूसरा कोर्स है कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक। आपके स्कूल्स में जहां आप पढ़ते हैं, आप देखिएगा केस स्टडी और असेशन रीजनिंग तो बहुत ही कम कराते हैं या नहीं कराते हैं। तो एग्जाम में आएगी एमसीक्यू भी, तो प्रैक्टिस कहां से करें? तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एमसीक्यू, असेशन रीजनिंग एंड केस स्टडी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यूज हैं वो वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके आपको दिए हैं, जैसे आपकी मदद हो सके जो बच्चा चाहता है अच्छा परफॉर्म करना। तो कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक है। और तीसरा फास्ट रिवीजन के लिए सुपर नोट्स कॉम्बो है। इसके अंदर आपको थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, डेरिवेशंस है, फॉर्मूला शीट है,
और एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, और बाकी ये पीडीएफ है, तो ये फास्ट रिवीजन में मदद करेगा। आप प्रिंट आउट लेके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा जो चाहता है ये तीनों ले ले, कभी कभी जरूरत पड़ती है क्योंकि एग्जाम में तो सब आना है, तो उसके लिए यहाँ पर द्रोणा है। द्रोणा में ये तीनों कोर्स मिल जाएंगे, प्लस लाइव लेक्चर्स, पूरे कोर्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको, और भी काफी कुछ है जो आपकी मदद कर सकता है। तो जो बच्चे द्रोणा लेने में इंटरेस्टेड हैं कि मुझे सब मिल जाए, वो क्या करें, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा। द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जानकारी उन बच्चों के लिए जो वाकई एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस की इच्छा रखते हैं और सपोर्ट जिनको चाहिए। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अगली चीज आती है न्यूक्लियर डेंसिटी। इसका भी डेरिवेशन अभी हम लोग करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। अभी समझाता हूं मैं आपको। न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम, यही सीखा हमने। तो न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, रो न्यूक्लियस आ जाएगा। इसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब जब आप इसको निकालते हैं, जो भी हम निकालेंगे भी, तो आपकी वैल्यू आती 3m अपॉन 4πr0 का क्यूब। अब यहां देखिए 3 कांस्टेंट है, m होता है एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लॉन, एक न्यूक्लॉन का मास, वो भी लगभग कांस्टेंट है। 4π कांस्टेंट है, r0 भी कांस्टेंट होता है। तो ये जो पूरी चीज है आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, जब कांस्टेंट है तो हर एलिमेंट के लिए जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो फ्री फ्रॉम ए है और जेड है। यही लिखा जाता है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है इसके अंदर ना ए है, ना आप कह दीजिए रेडियस का जिक्र है। तो कहते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यानी बड़ा छोटा न्यूक्लियस कैसा भी हो, न्यूक्लियर डेंसिटी यही रहेगी। और इसी का डेरिवेशन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमें भी करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए, और इस बात को भी, जैसे आपसे पूछे कि भाई कॉपर और एल्युमिनियम, अभी था ना पीछे सवाल, इनके एग्जाम में आ चुका है, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताओ, तो हम बड़े आराम से कह देंगे भाई इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो होता है कितना, 1:1, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी लगभग सेम होती है। देख रहे हैं, तो कांस्टेंट आ गई है। तो इसमें वो मास नंबर से गफलत नहीं करेंगे। हाँ, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होगी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी कॉपर और एल्युमिनियम की 1:1 होगी, क्योंकि दोनों की सेम है न्यूक्लियर डेंसिटी। ये बात एग्जाम में बोर्ड में आ चुका है, तो पकड़े रहिएगा। बड़ी सुंदर बात। अब हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम मास नंबर ए एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। यानी छोटा आर हो या बड़ा आर हो, न्यूक्लियर डेंसिटी नहीं चेंज करेगी। कैसे नहीं चेंज करेगी, आइए देखते हैं। तो यहां पर इसी का हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी की इंडिपेंडेंस वाला। तो यहां एक न्यूक्लियस ले लिया है जिसका रेडियस आर है, जिसका मास नंबर ए है। अब ए है मास नंबर, आर है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और एम है एवरेज मास ऑफ न्यूक्लॉन। यानी कि एक न्यूक्लॉन, न्यूक्लॉन किसको बोलते हो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कंबाइंड नाम, तो उनका एवरेज मास हमने एक का एम मान लिया। अब देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी निकालने जाओगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस करोगे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हुआ भाई, एक का मास था एम, और कितने लोग हैं उसके अंदर, ए का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितने लोग शामिल हैं या रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो एक के मास को जितने लोग न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एमए हो जाएगा। और एमए क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, अब हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 4/3πr³। अब हम क्या करेंगे, इस r की जगह, ये फॉर्मूला हमको पता है, r=r0 a की पावर 1/3, तो हम इस r की जगह r0 a की पावर 1/3 पुट कर देंगे। अब ये क्यूब और 1/3 कट जाएगा आपस में, तो वैल्यू आ जाएगी 4/3πr0³ इंटू a। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अब हमें इस फॉर्मूले में फीड कर देना है।
तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना था, ma, ये रख दिया। वॉल्यूम कितना है बेटा, ये 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ये ए और ए कट गया और ये 3 उछलकर ऊपर चला गया, तो ये बचा 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। और मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फ्री फ्रॉम आर एंड ए ना, इसमें ये रेडियस नहीं है, आर नॉट कांस्टेंट होता है, तो ये रेडियस से भी इंडिपेंडेंट है और मास नंबर से भी इंडिपेंडेंट है। यही प्रूफ करना था कि आपका छोटा न्यूक्लियस है या बड़ा न्यूक्लियस है, कम लोग रहते हैं या ज्यादा लोग रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी लगभग सेम होती है। तो किसी भी दो एलिमेंट की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछा जाए तो हमेशा 1:1 ही आएगा। उम्मीद करते हैं ये भी बड़ी सुंदर तरीके से बात को आप पकड़ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ सवाल ले लेते हैं। बढ़िया। तो गिवन दी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 13 पॉइंट एग्जांपल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, ध्यान से देखिए। गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस, जो लोहा होता है आयरन, आयरन के न्यूक्लियस का जो मास है वो 55.85 एमयू है एंड ए मास नंबर 56 है, 56। फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। अब इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी निकालनी है, तो गलती कहां पर कई बच्चे कर सकते हैं, उससे बचिएगा। न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब। बढ़िया। लेकिन ये जो m है ना, ये m होता है एक न्यूक्लॉन का मास। ये मास नहीं रख देना जहां कई बच्चे गलती करते हैं। ये कितने का है, पूरे न्यूक्लियस का मास है और आपको m कितना है, एक न्यूक्लॉन का मास चाहिए। तो क्या करेंगे, m की वैल्यू को टोटल न्यूक्लियस का जो मास है 55.85 को, जितने लोग शामिल हैं, 56 लोग हैं उसमें न्यूक्लॉन्स, तो 56 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मास आ जाएगा एक न्यूक्लॉन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहां पर आप गलती कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। फिर इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू एम, ये एम आ गया 55.85 अपॉन 56 और 4 इंटू 3.14 और आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 का होल क्यूब, जो फॉर्मूला बता रहा है। कैलकुलेट करेंगे 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी किलोग्राम मीटर -3, ये आपका डेंसिटी आ गया इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल के हिसाब से। तो ये आपको बना लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जरूर चाहो तो स्क्रीनशॉट यहां पर इसका ले लो, बड़ी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम ले लिया होगा आपने। अगला टॉपिक आता है न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए क्या है कि एक न्यूक्लियस के अंदर, मैं यहां कहीं फोटो बनाता हूं, यहां जगह मिलेगी क्या, मिल जानी चाहिए। एक न्यूक्लियस के अंदर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन शामिल हो, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन फिर भी यहां इतनी छोटी सी जगह में न्यूक्लियस में साथ रहने को मजबूर हैं, रहना नहीं चाहते हैं तो भागना चाहते हैं। आखिर कैसे, तो यहां पर कोई ऐसा एक फोर्स है जो कि इसके कुलाम्बियन फोर्स को, जो रिपल्शन पैदा कर रहा है, उसको डोमिनेट कर रहा है, उस पर भारी पड़ रहा है। वो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ये जो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो अट्रैक्शन का फोर्स है, वो इस प्लस प्लस पे जो रिपल्शन है उससे ज्यादा तगड़ा है, इसलिए इनको ये मजबूर कर देता है कि तुम साथ रहो, तुम भागोगे नहीं। तो यही काम यहां पर हो जाता है, तो दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, क्या खासियत है इस न्यूक्लियर फोर्स की, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। कोई स्पेशलिटी हो गई ना, कुछ खास बात है न्यूक्लियर फोर्स पे, तो क्या खास बात है ये देखते हैं। तो जो एवरेज सेपरेशन है बिटवीन न्यूक्लॉन्स, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन हैं या न्यूट्रॉन हैं, उन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो फर्मी मीटर के हिसाब से होता है, 10⁻⁻15 मीटर का एवरेज सेपरेशन होता है। अब न्यूक्लियर फोर्स ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो मैंने बताया, जो कि प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 को सबको आपस में बांधे रखता है। इनकी जो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए इन सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम समझते चले जाएंगे।
यहां नाम पढ़ने से तो आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, एक को लेंगे, एक्सप्लेन करते करते आगे बढ़ेंगे और इस ग्राफ को भी एक्सप्लेन करेंगे जहां रिक्वायरमेंट अभी पड़ी। तो चलिए पहला इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है। तो जो भी फोर्सेस अब तक मौजूद हैं इस दुनिया में और फिजिक्स उनको जानती है, उसमें सबसे तगड़ा फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो आप देखें कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 ले लो आप, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है कोलंबियन फोर्स वो 10 की पावर 36 बहुत बड़ा होता है उससे, और न्यूक्लियर फोर्स जो है फैन वो उससे भी भारी है 10 की पावर 38। तो ये रेशियो है 1:10 की पावर 36 to 10 की पावर 38। तो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे तगड़ा फोर्स कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। बहुत शानदार। शॉर्ट रेंज फोर्स, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है? मतलब ये कि मान लीजिए एक न्यूक्लॉन, मतलब कोई प्रोटॉन है या कोई प्रोटॉन है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी है, तो दो न्यूक्लॉन है, तो ये पता लगा इतनी दूरी पर है तो अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स। आप ज्यादा पास ले आएंगे तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, और दूर ले जाएंगे तो भी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो कुछ दूरी है इनके बीच की जहां तक ही ये काम करता है, बहुत छोटी दूरी, उसी वजह से इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं या आगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह फोर्स पढ़ोगे तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। जैसे धरती और सूरज में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इतनी ज्यादा डिस्टेंस है, तो वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। जबकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाया तो भी बत्ती गुल, और थोड़ा सा डिस्टेंस जरूरत से ज्यादा कम किया तो भी बत्ती गुल, फ्यूज उड़ा। यानी कि एक रेंज है बड़ी छोटी जिसमें ये काम करता है। तो यही लिखा है। वो रेंज कितनी होती है? 2 से 3 फर्मी मीटर। 2 से 3 फर्मी मीटर इन दोनों के बीच डिस्टेंस रहेगा, तभी ये काम करेंगे। उससे बड़ा या उससे छोटा डिस्टेंस होगा तो ये काम नहीं करेंगे। अब इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये ग्राफ बनाया गया है पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि MeV में है, और ये सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लॉन्स, इसे मैं R लिख देता हूं। ये क्या है? दो न्यूक्लॉन के बीच की दूरी, सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लॉन्स, जो कि 10 की पावर -13 सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखा गया है। इस ग्राफ को जब हम, ये वैल्यू 0 है, ध्यान दीजिएगा, ये है 0। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं कि सबसे मिनिमम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0.8 फर्मी मीटर पे होती है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या रहा? स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन। और जैसे ही हम 0.8 मीटर से कम करते हैं, ये तेजी से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और ये जल्दी ही पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब है रिपल्शन, यानी ज्यादा करीब लाए तो ये रिपल्शन होने लगेगा। और आप अगर इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, दूरी बढ़ाते हैं, तो 4 फर्मी मीटर करीबन यहां लगभग इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। मतलब ना रिपल्शन ना अट्रैक्शन। कितना इंटरेस्टिंग है। दो सबसे ज्यादा 0.8 फर्मी मीटर का जब डिस्टेंस रहेगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, उससे करीब ले गए तो रिपल्शन, और उससे दूर ले गए 4 फर्मी मीटर पे तो ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, फोर्स खत्म। इसलिए इसको बोलते हैं कि पूरी कहानी 2-3 फर्मी मीटर की है। और ये आप समझे वेरिएशन विद डिस्टेंस हमने एक्सप्लेन कर दिया। जो इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर किया गया है, आर की वैल्यू R0 से अगर कम करोगे दैट इज R0, इसको बोलते हैं R0, 0.8 फर्मी मीटर, जहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है। उससे छोटी वैल्यू करोगे तो रिपल्शन मिलने लगता है जल्दी ही, और R0 पे मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर 4 फर्मी मीटर के आसपास जाते हो तो शॉर्ट ये फोर्स लगना खत्म हो जाता है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस। निगेटिव साइन पोटेंशियल एनर्जी में signifies that nuclear force is attractive in nature। माइनस साइन का मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स आपस में अट्रैक्टिव इन नेचर है। आगे की रामायण समझते हैं। तो अगली चीज होती है चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। देखिए क्या है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज तो होता नहीं, फिर भी लगता है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उनको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है।
चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है। ये इसके कहने का मतलब है। सैचुरेशन इफेक्ट, सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जो न्यूक्लॉन्स होते हैं अपने पड़ोसी न्यूक्लॉन से ही इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में रहते होंगे, आप अपने 1 2 3 घर से ही संपर्क साधते हैं, पीछे वाली गली से ज्यादा आपका लेना देना नहीं रहता, कुछ ही लेना देना रहता है। तो यहां पर जो न्यूक्लॉन्स हैं, इनके पास जो न्यूक्लॉन है उनसे तो इंटरेक्शन रख करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स लगाते हैं, लेकिन दूसरा न्यूक्लॉन अगर दूर हो गया तो उससे कोई इंटरेक्शन नहीं करते। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। इसको फिर से आगे एक जगह आएगा, हम आपको बताएंगे। स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, जो न्यूक्लॉन्स होते हैं वो भी घूम रहे होते हैं ऐसे ऐसे। तो जिन न्यूक्लॉन्स के बीच में पैरेलल स्पिन्स होती हैं एक ही डायरेक्शन में, उनमें न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा ज्यादा लग जाता है, और जिसमें एंटी पैरेलल, एक इधर तो दूसरा इधर, तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा कम लग जाता है। तो ये बात यहां पर और कही गई है। तो ये सैचुरेशन इफेक्ट, स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। अब एक्सचेंज फोर्सेस, एक न्यूक्लॉन दूसरे न्यूक्लॉन पे किस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है? मेसॉन्स के एक्सचेंज से। एक पार्टिकल का नाम है जिसको मेसॉन्स बोलते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में कि भाई कैसे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कैसे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। वो मेसॉन्स का एक्सचेंज करते हैं आपस में, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर फोर्स लगा पाते हैं। नॉन सेंट्रल फोर्स, ये बड़ी स्पेशल चीज है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। अगर एक न्यूक्लॉन यहां है, समझाने के लिए, दूसरा न्यूक्लॉन यहां है, तो सेंट्रल फोर्स होता तो आप क्या कहते? इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, चाहे इधर चाहे इधर। यही सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है ग्रेविटेशनल वगैरह में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। लेकिन यहां पर ये फोर्स इस पे ऐसे लगा सकता है ना, इसी लाइन के सीधे में नहीं, ऐसे भी लगा सकता है। तो इस वजह से ये नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। ये पूछा भी जाता है कि किसी नॉन सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल दीजिए, तो न्यूक्लियर फोर्स इज द नॉन सेंट्रल फोर्स। इसको आप अच्छी तरीके से दिमाग में बसा लेंगे और आपके बड़ा काम करेगा ये। अब आता है अगली कहानी, मास एनर्जी रिलेशन। हमने आपको दिखाया ही था अभी कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी उसको एनर्जी को मास में, एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। एनर्जी, अगर एक एएमयू आप लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 931 एमईवी के बराबर होता है। अभी निकालेंगे तो प्रिसाइसली 931.5 एमईवी कह सकते हैं आप। इतने एमईवी के बराबर एनर्जी आपको मिलती है। ये मास एनर्जी रिलेशन है जो आइंस्टाइन ने आपको और हमको दिया हुआ है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मास डिफेक्ट, क्योंकि मास डिफेक्ट समझ में आना जरूरी है। इसी से लिंक्ड है बाइंडिंग एनर्जी। इन्हीं सब पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मास डिफेक्ट में क्या होता है? एक्चुअली ये ऑक्सीजन न्यूक्लियस है। आपको बड़ा ही एकदम सब्जी वाला एग्जांपल देते हैं, एकदम समझने वाला। सपोज करिए आप सब्जी खरीदने गए। वैसे तो आप सब्जी खरीदते नहीं होंगे, पूरा विश्वास है मुझे, मम्मी लेती होंगी। लेकिन चलिए आप चले गए गफलत में, गलती से, और उससे कहा कि भाई झोला लेके गए हैं, बैग, और उस सब्जी वाले से बोला कि भाई मुझे 8 किलो आलू दे दो और 8 किलो प्याज दे दो। आलू प्याज, आलू प्याज। तो आपने 8 किलो आलू झोले में डाले और 8 किलो प्याज उसने तौले, वो भी झोले में डाले। तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि इस झोले में आलू प्याज, आलू प्याज 16 किलो माल होगा। 8 किलो आलू, 8 किलो प्याज। लेकिन आप जब उसको तौलते हैं तो देखते हैं 16 किलो की जगह 15.9 केजी है। यानी जब एक झोले में दोनों लोग साथ आ जाते हैं तो टोटल मास उसका पहले अलग अलग जो मास था उससे कम हो जाता है। तो जो ये कमी आई ना 0.1 किलोग्राम की, वही मास डिफेक्ट है। यही कांड यहां हो रहा है। आलू प्याज का एग्जांपल याद रखें। अब यहां क्या होता है, 8 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब अलग अलग थे, उनका जो मास था 8 न्यूट्रॉन का प्लस 8 प्रोटॉन का, जब वो एक साथ किसी न्यूक्लियस में आ जाते हैं तो इस न्यूक्लियस का मास इस 8 प्रोटॉन के न्यूट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसको एक भाषा, एक जनरल यूज की जाती है कि डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज नोन एज ए मास डिफेक्ट। यानी न्यूक्लियस का मास और इसके अंदर जो लोग हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके मास का जो डिफरेंस है उसे मास डिफेक्ट कहते हैं।
पकड़ पाए ना? 8 मास ऑफ, ये लिखा है मास ऑफ 8 प्रोटॉन, मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन के जो मास था उसमें से इस टोटल का मास घटा देंगे तो मास डिफेक्ट मिल जाएगा। जब वो 7 आएंगे तो मास कम हो जाएगा। और मास कम क्यों होता है उसका रीजन भी बता दें आपको, पूछा गया है एक बार कि जब वो 7 आते हैं तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मास के फॉर्म में, मास डिफेक्ट आपको दिखता है। पकड़ में आई बात? तो ये आप पकड़े रहिएगा, मास डिफेक्ट का मतलब कि अलग अलग कुछ मास था, 8 किलो आलू 8 किलो प्याज एक साथ झोले में डाला तो 16 किलो नहीं मिलते हैं, 15.9 केजी मिलता, 0.1 केजी कम हो जाता है, उसी को मास डिफेक्ट आप बोलते हो। एकदम सिंपल, कोई झंझट की बात ही नहीं। ये कहानी लिखी है, फिर से हम समझा देते हैं क्योंकि सवाल आपको करना, हम कराएंगे भी। जैसे एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में लिखा है 8O16, तो ये 8 लिखने ऐसे लिखते हो ना 8O16, तो दिस इज Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 8 इसमें से घटा दोगे 16 में से 8 तो न्यूट्रॉन मिल जाते हैं, तो 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन इसके अंदर हैं। तो मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन, 8 और 1 प्रोटॉन का जो मास होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मास ऑफ 8 प्रोटॉन, तो 8 और जो प्रोटॉन का मास होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। अभी इलेक्ट्रॉन लिखा है लेकिन अभी इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो वहां होगा नहीं, तो इसको हम अभी के लिए काट देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, यहां पर इन दोनों को जोड़ दिया मल्टीप्लाई करके, तो वैल्यू आई 16.1274 एटॉमिक मास यूनिट। आपने उम्मीद की थी कि 16 किलो माल मिलेगा, 8 किलो आलू 8 किलो प्याज, इन दोनों को जोड़ के इतना मिलेगा। लेकिन एक्चुअली जब न्यूक्लियस आप पकड़े ऑक्सीजन का और उसको आपने वेट किया तो वो मास आया 15.99053 एक्सपेरिमेंटल मास। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास आया वो आया 15.99053। देखिए इससे कम है, घट गया। अब इसका जो डिफरेंस होगा इसमें से ये घटा दीजिए तो जो वैल्यू होगी उसी उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। दिस इज द मास डिफेक्ट, दिस इज डेल्टा एम बोलते हैं, और ये आपका मास डिफेक्ट है। दिस इज द मास डिफेक्ट। बहुत ही सरल है ना, पकड़ में आ गई बात ना? जब लोग अलग अलग थे, आलू प्याज याद रखो सबसे बढ़िया रहता है, एकदम दिमाग पर रहेगा क्योंकि आलू प्याज खाते तो भाई हो भले खरीदते ना हो। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो मास डिफेक्ट की एक फॉर्मल डेफिनेशन जो मैंने बताई कि मास ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज ए मास डिफेक्ट। यही लिखा है, द डिफरेंस in the mass of nucleus and its constituent delta m is called the mass defect। और ये फॉर्मूला बना दिया जाता है। भाई प्रोटॉन का मास, कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो Z होता है एटॉमिक नंबर, तो Z इंटू MP, अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जोड़ रहे हैं। और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, A माइनस Z, तो A माइनस Z इंटू MN, तो ये अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हो गया जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और ये मास ऑफ न्यूक्लियस, तो अलग अलग मासेस जो आए उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस घटा देंगे तो यू विल गेट डेल्टा एम। व्हाट इज दिस? दिस इज मास डिफेक्ट। बस प्यार से, एकदम आसान भाषा, पक्का सही होगा सवाल आपका, मुझे 100% भरोसा है। अब देखिए आती है बात बाइंडिंग एनर्जी की। तो बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली कोई स्पेशल चीज नहीं है, जो मास डिफेक्ट हो रहा है ना वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो उतनी एनर्जी निकल गई, उसी वजह से मास डिफेक्ट होता है। कहने का यह मतलब है कि जब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन के केस में न्यूक्लियस में शामिल हो रहे थे न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो उस दौरान कुछ एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और वो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, जितना मास डिफेक्ट हुआ है E इक्वल टू MC स्क्वायर से निकाल लो, डेल्टा M इंटू C स्क्वायर, उतनी एनर्जी वो रिलीज करेंगे। यानी जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो होगी बाइंडिंग एनर्जी, और वो डेल्टा MC स्क्वायर के बराबर है। सो सिंपल एज दैट। तो ये कहानी यहीं पे लिखा हुआ है, द एनर्जी EB इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, जो फॉर्मेशन के तहत रिलीज हुई हो। अब क्या होता है कि हम एक्चुअली केवल बाइंडिंग एनर्जी से अपना मामला सॉल्व नहीं होता, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालते हैं। यानी बाइंडिंग एनर्जी को हम लिखते हैं EB, ये बाइंडिंग एनर्जी है, और इस बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्राणी जो कि मास नंबर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन
उसके मास नंबर से अगर डिवाइड कर दोगे तो इसको लिखते हैं EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है ये ज्यादा बेहतर मार्कर होता है हमें किसी भी चीज को समझने के लिए, इसलिए इसकी चर्चा कर दी गई, ये लिखा भी है और एक किताब में भी लिखा हुआ है और ये समझ भी गए। टोटल बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड मार दीजिए तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल गई, यही लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, BN सिंबल है। आता कितना आसान है देखिए, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ एग्जांपल है, उनको सॉल्व करेंगे तो और हम लोग रिफाइन हो जाएंगे। तो फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल्स एंड देन इन MeV, यानी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर लगवा रहा है, एक AMU से कितनी एनर्जी बनेगी, पहले आप जूल में निकालो फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। तो यहां पर एक एटॉमिक मास यूनिट होता है किलोग्राम में 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब अगर हम E इक्वल टू MC स्क्वायर लगाते हैं तो M की जगह ये वैल्यू रख दी, एक MU को कन्वर्ट करना है एनर्जी में, और ये जो C था वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, उसको प्रिसाइजली हमने 2.9979 रखा। वैसे नॉर्मली हम लोग 3 यूज करते हैं, लेकिन एकदम करेक्ट वैल्यू रखी जो कि पाई जाती है, इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। अब इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको वैल्यू मिल गई 1.4924 इंटू 10 की पावर -9 जूल। तो पहला मसला सॉल्व हो गया कि एक एटॉमिक मास यूनिट से, इतने मास से हम इतनी एनर्जी जूल में निकाल पाएंगे। अब कह रहे हैं MeV में बताओ, तो MeV में बताने के लिए हम क्या करेंगे, जूल को पहले कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने ये जूल की वैल्यू लिखी है ऊपर वाली, उसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया है देखिए, लेकिन हमको MeV चाहिए, तो MeV के लिए इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको 10 की पावर 6 से फिर डिवाइड कर दीजिए MeV के लिए, तो 10 की पावर 3 बचेगा और मल्टीप्लाई किया तो 931.5 MeV हो गया। तो आप कैलकुलेशन के लिए 931.5 ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि 931 लेके ही हम काम चला लेते हैं, और कई बार देखा होता है तो 931.5 लेते हैं हम लोग, इसलिए कि ये ज्यादा सरल है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, यहां पॉइंट लग गया तो थोड़ा सा भारी पड़ता है। तो जहां भी आपको ये छूट मिले कि 931 ले सकते हैं तो 931 लेके ही सवाल करिएगा, पूरा सही माना जाएगा। और अगर वो लिख दे कि इस सवाल में 1 MeV बराबर ये 1 AMU बराबर 931.5 MeV लेना है, तब आप मजबूर हो जाएंगे, तो आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक, तो एक एटॉमिक मास यूनिट से आप 931.5 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भर की एनर्जी निकाल सकते हैं, वो जो ये देख पाए आप, और जूल में भी निकाल के हमने दिखाया जो आपके सामने आया है। अच्छा, अब एक और सवाल लेते हैं, पूरा बढ़िया कराएंगे आपको। वन एटॉमिक मास, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद आप अगर इसको रिवाइज कर लेंगे एक दो बार ना, नोट्स बनाकर या इसी वीडियो से, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा कांड हो जाएगा यहाँ। अच्छा, वन एटॉमिक मास यूनिट यहां देखिए दे रखा है कि 931.5 लेना, अब हम मजबूर हो गए लेने के लिए। एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन MeV अपॉन C स्क्वायर, इसका मास डिफेक्ट निकालना है डेल्टा M। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो मास ऑफ 8 प्रोटॉन, तो 8 इंटू एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई करके लिखा तो इतनी वैल्यू आ गई। मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स, 8 इंटू एक न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई किया, इतनी वैल्यू आ गई। अब हम इसको जोड़ देंगे तो एक्सपेक्टेड मास आ जाएगा। 8 किलो आलू, 8 किलो प्याज झोले में भरे, तो हमने कहा 16 किलो होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन यही थी, तो एक्सपेक्टेशन ये हुई कि इतना होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल मास आया आपका, वो आया 15.99053। ये एक्चुअल मास, ये डाटा दिया रहेगा, आप घबराइए नहीं, पीछे से मैंने ले लिया है। अब इसके बाद आप जब मास डिफेक्ट निकालेंगे तो 0.13691 AMU आपका मास डिफेक्ट आ गया। तो ये जो मास डिफेक्ट है उससे आप 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 127.5 MeV अपॉन C स्क्वायर, इतना एनर्जी यहां पर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे वैल्यू हो गई, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको यहाँ पे पकड़ के रखिएगा। करने का तरीका ये एकदम दिमाग में शामिल कर लीजिए। आप देखेंगे हर सवाल में मोड ऑफ ऑपरेंडी या करने का मेथड, एल्गोरिदम कह लीजिए, यही मिलेगी आपको। तो बस ये सिस्टम समझ में आया नहीं कि सैकड़ों सवाल आप बनाना शुरू कर देंगे।
आइए इसका अगला देखते हैं। अब आता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और काफी आपसे पूछा जाता है। इसको काफी हम लोग पकड़ के चलेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, हाँ मैं देख रहा था कि रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखिए, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है। सबसे पहली बात, किसी का बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल है। ये याद रखिएगा, ज्यादा बीएन ज्यादा स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है न्यूक्लियस का ज्यादा स्टेबल होना। मैं यहाँ कहीं इसके बाद नहीं लिखा है ना, तो मैं लिख देता हूं हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन। इसका क्या मतलब है? हायर स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी? न्यूक्लियस की। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हो रही है तो वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, जल्दी टूटेगा नहीं, है ना। बढ़िया बात। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, इस कर्व के ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाते हैं। तो पहली चीज लिखा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन, ये देखिए 30 और 170 के बीच में, 30 से कम 170 से कम, 30 से ज्यादा और 170 से कम के बीच में लगभग स्टेबल होती है। ये 25 है। यहां पर देखिए बी एन इधर बनाया गया है, ये आपको दिख रहा है लाल कलर की, नहीं मालूम नहीं। और ये मास नंबर ए इधर है, तो ये बी एन एमईवी में इधर है और मास नंबर इधर है। अब यहां पर देखिए ये 50 है, ये 25 है, 30 करीबन यहां आ जाएगा। यहां करीब मान लीजिए एक पॉइंट, ये पॉइंट और एक पॉइंट 170, मतलब यहां कहीं आ जाएगा। इसमें देखिए इन पॉइंट के बीच में, इसमें लगभग बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बदलाव बहुत कम है। तो ये 30 वैल्यू है और ये 170 है इस समय। ये तो 30 से ज्यादा और 170 से कम जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो बीएन है वो लगभग स्टेबल होता है। ये बात यहां पर लिखा गया है। दूसरा, आप जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलती है वो आयरन की मिलती है 8.75। ये जो आयरन देखिए इसकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट बीएन है, इसीलिए जो आयरन होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी ज्यादा। और फिर यूरेनियम देखिए 7 to 38 पे 7.6 है, ये यूरेनियम है, इसकी भी इसके बाद 7.6 मिलती है यूरेनियम, ये स्टेबल है। अब ईबीएन इज लोअर फॉर बोथ। अब जब 30 से कम वाले जो होते हैं या 170 से ज्यादा वाले, इनकी बीएन कम होती है। ये देखिए घटने लगे और इधर भी घटने लगा। तो 30 से अगर कम है या 170 से ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटेगी, जो कि यहां घटते हुए दिख रही है। ठीक, ये बात ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहां पर द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू एमईवी पर न्यूक्लियन। देखिए फ्यू एमईवी, काफी एनर्जी ज्यादा हुई, पर न्यूक्लियन मिल रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि जो बाइंडिंग, जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियंस, न्यूक्लियर फोर्स, वो काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तभी कुछ एमईवी पर न्यूक्लियन निकल पाया, वरना निकलता ही नहीं। अच्छा, इसके बाद कुछ कंक्लूजन्स। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जो हमने उन्होंने बात की थी कि 30 से ज्यादा और 170 के बीच में लगभग कांस्टेंट होता है बाइंडिंग बीएन। वो क्यों होता है कांस्टेंट, ये मुद्दा है यहां पर। 30 से बड़ा और 170 से छोटा, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। और यहां पर आपको दिखाऊं, मैंने किताब में फोटो आपको नहीं मिलेगी, मैंने खुद अपने दिमाग से बनाई है पढ़कर। तो यहां पर देखिए ये कोई न्यूक्लियन है, तो बाकी न्यूक्लियन है, तो ये जो बाकी न्यूक्लियन है इनसे ये न्यूक्लियन इंटरैक्ट कर रहा है, यानी न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा है। और जो न्यूक्लियन इससे दूर है ये इंटरेक्शन में शामिल नहीं है, तो ये आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं दूर वाले। तो अगर किसी न्यूक्लियस में आप ज्यादा ए भरते चले जा रहे हैं, ए बढ़ा रहे हैं, तो न्यूक्लियस ए बढ़ाने से रेडियस बड़ा होगा, बड़ा न्यूक्लियस होगा, तो भी उसकी बाइंडिंग बीएन कांस्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये इससे इंटरैक्ट ही नहीं करता। कमरा बड़ा हो गया, आप कोने में रहते हैं, दूसरे कोने में जो रहता है हमसे उससे क्या मतलब, ये स्थिति हो जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं हम किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये यहां पर मास नंबर आप बढ़ा रहे थे 170 तक,
यहां तक आप देखते थे ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो क्यों है? ये तो मास नंबर तो बढ़ रहा है, तो मास नंबर जब मास नंबर बढ़ाते तो रेडियस भी बढ़ता है, ज्यादा लोग शामिल कर रहे हो रेडियस भी बढ़ रहा है, तो रूम बड़ा हो रहा है, रहने वाले भी ज्यादा हो रहे हैं, तो एक कोने में जो रह रहा है दूसरे कोने में जो रह रहा है उससे मतलब नहीं रखता है, यही काम हो गया। इसी प्रॉपर्टी को बोलते थे सैचुरेशन इफेक्ट, जो मैंने अभी समझाया था पड़ोसी वाला, कि आप अपने 2-3 घर आजू बाजू मतलब ज्यादा रखते हैं, पीछे वाली गली से मतलब बहुत कम होता है, तो ये सैचुरेशन इफेक्ट है। इसी वजह से यही रीजन है सैचुरेशन इफेक्ट या शॉर्ट रेंज फोर्सेस की वजह से ही ये 30 से लेकर 170 के बीच में बीएन कांस्टेंट होती है। दैट इज द रीजन, मैंने कहा ये भी आपको डिटेलिंग कर दे बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब जो अब क्या होता है कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां आएंगी, वो पूछी भी जाती हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्लेन कीजिए। आइए समझते हैं। पहली बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई न्यूक्लियस लो बीएन से हाई बीएन में जाएगा वो एनर्जी रिलीज करता है, इसको याद कर लीजिए, लो बीएन से हाई बीएन एनर्जी विल रिलीज। अब यहां मुद्दा है न्यूक्लियर फिजन का। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है हैवी न्यूक्लियस का दो लगभग बराबर न्यूक्लियस में टूट जाना। हैवी न्यूक्लियस मान लीजिए यूरेनियम ले लिया 238 या 240, इन्होंने लिया एग्जांपल जिसे बराबर तोड़ा जा सके आसानी से, कोई 240 वाला एलिमेंट ले लीजिए, वो जब टूटेगा तो 120 में टूटेगा दो न्यूक्लियस में, तो 120 जब तोड़ोगे तो 120 वाला तो यहां कहीं आएगा ना, ये 100 है, ये 127 है, 120 यहां कहीं आएगा, ये 125 है यहां कहीं आ जाएगा, और यहां के बनस्पत ये बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी में दिख रहा है ना, ये देखिए हाइट कितनी है, इसकी हाइट कम है। तो आपको मालूम है कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होना, अभी बताया आपको, तो ये कम स्टेबल न्यूक्लियस से ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं फिजन में। फिजन में 240 वाला टूटता है और लगभग दो सेम न्यूक्लियस जो कि ज्यादा स्टेबल 120 उसमें टूट जाता है, तो ये 240 वाला दो 120 में टूटा, और ये बाइंडिंग एनर्जी जो कि कम थी, कम से लो से हाई बाइंडिंग एनर्जी में गया। यहां पर लो है बाइंडिंग एनर्जी कम बीईएन, और यहां हाई बीईएन, तो जब भी लो बीएन से हाई बीएन जाएगा एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, और यही न्यूक्लियर फिजन में हमको एनर्जी मिलती है। तो ये न्यूक्लियर फिजन का एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर बीएन कर्व। पकड़ में आई बात? ये पूछा हो जाता, सरल बहुत है, एकदम दिखाई पड़ता है हमको भी, और आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको भी, मेरी इतनी सरल भाषा रहती है कि कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। बात पकड़ में आई। अब दूसरी बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लाई आपस में ज्वाइन करके मिलकर एक बड़ा न्यूक्लाई बना लेते हैं। अब हमें ये मालूम था कि 30 से छोटे वाले, यहां कहीं 30 होगा, ये 25 है, ये 30 है, इससे छोटे वाले जो न्यूक्लियस होते हैं, हाइड्रोजन वगैरह ले लीजिए, वो अगर कंबाइन करेंगे तो यहां से यहां पहुंचेंगे। ये तो लो बीएन वाला मामला है ना, इस समय लो बीएन है ये, और ये आपको पता है कि 30 से ऊपर 170 के बीच में हाई बीएन होता है। तो यहां पर आप दो छोटे छोटे न्यूक्लाई, वो जो 10 से छोटे हैं एटॉमिक नंबर जिनका, वो मिलकर हायर हायर बीएन की तरफ जा रहे हैं, भारी न्यूक्लियस बना रहे हैं, उसी को बोलते हैं फ्यूजन, मिलना। तो जब लो बीएन से हाई बीएन गए फिर एनर्जी रिलीज हुई, और ये इधर से जा रहे हैं, यानी एक बंदा इधर से जा रहा था, एक बंदा इधर से जा रहा था, तो क्या था, फ्यूजन, फिजन, फिजन लिख दो, फिजन, और यहां से जा रहा है तो फ्यूजन। दोनों ही कांड में एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि लो बीएन से हाई, लो बीएन से हाई, ये कहानी इसकी खत्म हो गई भैया, कौन बड़ी बात है। तो ये कहानी हो गई आपकी फ्यूजन की। तो फिजन और फ्यूजन को आप बड़े प्यार से ऑन द बेसिस ऑफ बीएन कर एक्सप्लेन कर सकते हो, और बिल्कुल तबीयत से एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैंने किया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंड, ये मैंने आपको यही चीज जो लिखी है यहाँ रामायण, यही समझा दी है कि न्यूक्लियर फिजन में भी लो बीएन से हाई बीएन जा रहे थे, एनर्जी रिलीज हुई थी। अब फिजन में क्या था, टूटना, तो इधर से आ रहे थे, और ये फ्यूजन में आप इधर से आ रहे थे कर्व में,
लेकिन कर तो वही रहे थे, लो बीएन से हाई बीएन, तो एनर्जी रिलीज हो गई। तो दोनों ही किस्सों में, दोनों ही कांड में एनर्जी रिलीज होती है, और आप ये बात समझ पाए। बहुत सुंदर। अब एक सवाल लेते हैं जिससे कि आपका एग्जामिनेशन का मामला पक्का हो जाए। तो कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4, हीलियम का न्यूक्लियस। जो हीलियम होता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भगा दो, तो जो न्यूक्लियस बचता है उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, 2He4। तो मास प्रोटॉन, मास न्यूट्रॉन और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस आपको दे रखा है। अब पूछा है बाइंडिंग एनर्जी अल्फा पार्टिकल की बताओ। तो एज अल्फा पार्टिकल कंटेन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो मास ऑफ 2 प्रोटॉन कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्रोटॉन का मास, ये रहा। मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2 इंटू 1 न्यूट्रॉन का मास, ये रहा। तो जो जितने प्रोटॉन थे उनका मास और जितने न्यूट्रॉन थे उनका मास, अब इनको हम जोड़ देते हैं, तो एक्सपेक्टेड टोटल मास कितना था? इतना। आलू प्याज 16 होना चाहिए, लेकिन असल में कितना आया वो ये दिया हुआ एक्सपेरिमेंटल मास, ये हमने टिप दिया यहाँ पर, ये वैल्यू ऊपर वाले से कम है, तो इसमें से आ गया मास डिफेक्ट, आपने घटाया तो दिस इज द मास डिफेक्ट, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया, दैट इज मास डिफेक्ट। अब मास बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? डेल्टा एमसी स्क्वायर, यानी कि जितना मास डिफेक्ट है उससे मिलने वाली एनर्जी। तो एक एएमयू से मिलती है एनर्जी 931 एमईवी, तो इतने एएमयू से कितनी मिलेगी? इतने को 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 228.097 एमईवी एनर्जी आपको मिलेगी, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि आपको समझाया था कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, नहीं कंफ्यूजिया ना जाओ कहीं, तो आप लिख दीजिए ईबी, तो उसकी वैल्यू लिख रहे थे डेल्टा एमसी स्क्वायर। तो आपको पता था कि एक एएमयू से आपको मिल रही है 931 एमईवी, तो ये मास की यूनिट थी, तो कितना मास डिफेक्ट आया? इतना। तो ये इतने के लिए कितनी मिलेगी? 931 से मल्टीप्लाई करके निकालिए। सब सवालों में यही करना है। अगर आपको ये पैटर्न आप पकड़ लिए हैं तो कोई गलती नहीं होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी हम ले रहे हैं वो सारी कहानी बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रही है। उम्मीद करते हैं बात आप पकड़ पाए। बढ़िया। अब न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है भाई? चेंज ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक स्टेबल न्यूक्लियस को किसी और न्यूक्लियस में चेंज कर देना, यही न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। द न्यूक्लियर रिएक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन टू वेज, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में मतलब टूटना, हैवी न्यूक्लियस अगर ये हैवी है तो ये टूट जाएगा दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, फिजन। और इसके अंदर क्या होगा? दो छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे। ये इसकी कहानी, ये इसकी कहानी। फ्यूजन का मतलब फ्यूज होना, और फिजन का मतलब फिस, टूट जाना। साउंड इफेक्ट भी दे रहे हैं पढ़ाई में, अपने आप ही निकल रहा है ना, फिस। पता नहीं कौन सा लॉजिक है। कह रहे नहीं वे, मजा हमको भी आता है पढ़ाने में और आपको भी आ रहा होगा, तो दोनों लोग एंजॉय कर रहे हैं और पढ़ तो रहे हैं डिटेल में। बढ़िया, बात समझ में आई। आगे चलते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन की जहां तक बात की जाए, तो न्यूक्लियर फिजन में आपसे एग्जाम में पूछें और चाहे ना पूछें, आप तुरंत ये इक्वेशन चिपका देंगे वहां। इस इक्वेशन को देखते ही आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पूछे कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? तो न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी न्यूक्लाई दो अप्रोक्सीमेटली इक्वल स्मॉलर न्यूक्लाई में टूट जाते हैं। उसका एग्जांपल है यूरेनियम में स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की टक्कर बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेगा प्लस एनर्जी निकलेगी। इसको याद कर लीजिएगा। यूरेनियम 92U235 में एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का हिट कराया, बेरियम 56Ba141, क्रिप्टॉन 36Kr92 और प्लस 3 न्यूट्रॉन 01 प्लस एनर्जी। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर उसमें जो मास नंबर है 235 एक 236 है, यहां भी जोड़ेंगे तो 236 आएगा, और यहां एटॉमिक नंबर 92 है, इसको भी जोड़ेंगे तो 92 आएगा। तो एटॉमिक नंबर मास नंबर कंजर्व रहेगा, ध्यान रखने वाली बात है। उम्मीद है ये बात आप पकड़ में आए। फिजन में क्या हो रहा है? टूट रहा है, और नॉर्मली ये 230 से बड़े वाले में होता है। अच्छा, एक ये सवाल बड़ा पूछा जाता रहा है आपसे, मैं कहा लग गया तो एक्सप्लेन कर देते हैं।
जो हमने अभी बात की कि भाई मास नंबर, ये ऊपर ये मास नंबर ए वाला, इसका 236 इधर है, और यहां भी इनको जोड़ मारोगे तो यहाँ इनका भी 236 आ जाएगा। तो दोनों का ए कंजर्व है, और ये एटॉमिक नंबर Z इन दोनों का और इन तीनों का Z मिलाओगे तो वो भी कंजर्व है। कहते हैं मास नंबर भी कंजर्व, एटॉमिक नंबर भी कंजर्व, तो एनर्जी कहां से मिल गई भैया? यहां से हम ये कहां से पढ़े? तो ये किससे मिले? मास डिफेक्ट से। किसी को मत बताना, है ना, मास डिफेक्ट से अभी जो चर्चा की है। देखिए दिखाता हूं, इनिशियल मास इसका ले लीजिए, यूरेनियम 92U235, इसका जितना मास होता है 235.04339 AMU। न्यूट्रॉन का मास लिख दिया ये 1.0087। यहां ये तीन आइटम है इन तीनों का मास ले लो, बेरियम ये वैल्यू, क्रिप्टॉन ये वैल्यू, 3 न्यूट्रॉन ये वैल्यू, इन दोनों को जोड़ा, इसकी वैल्यू आ गई, देखिए ये, इसकी आ गई है। अब देखिए ये जो वैल्यू है इससे कम है मास डिफेक्ट, ये भारी, ये जो बन रहा है हल्का, मतलब कम उससे। इनके मास का डिफरेंस निकाल लो, ये जो अब तक करते आए हैं, इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा दो तो ये वैल्यू आ गई 0.2153 AMU। दैट इज द मास डिफेक्ट। और एक AMU से मिलती है 931 MeV। आपको कई चर्चाएं काफी लंबी हो चुकी हैं और अब तक आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। तो एक AMU से आपको 931 MeV मिल रही है, तो इतने AMU से कितनी मिलेगी? 931 से मल्टीप्लाई कर दो, करीब करीब 200 MeV एनर्जी आपको मिल गई। तो यहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है बेटा? मास डिफेक्ट। आपसे एग्जाम में पूछें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व है, फिर भी आपको एनर्जी मिल रही है, ये क्यू कहां से आ गया? तो आप कहेंगे भैया हमें मालूम है, मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये उसकी कहानी जैसे आप अच्छी तरह समझ पाए, कहना भर नहीं है, दिखा भी दें आपको। बहुत शानदार बात पकड़ में आई आपकी। एक सवाल और लेते हैं, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसकी इक्वेशन एक आपको लिथियम की मालूम होनी चाहिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इक्वेशन अगर आपको नहीं आती है तो आप फिर ये सवाल करना मुश्किल हो जाएगा आपको। खैर बोर्ड में आया हुआ है, ए न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए लिथियम 3Li6 nucleus with subsequent emission of an alpha particle. Write the corresponding nuclear reaction, calculate the energy released in this reaction. तो ये रिलेशन है, इसको आप रट लीजिए। लिथियम 3Li6 में न्यूट्रॉन टक्कर हुआ, अल्फा पार्टिकल निकला 2He4 प्लस 1s3 प्लस Q। ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ तरीका नहीं कामयाब होगा, चलेगा। ये नहीं आती तो कैसे लिखेंगे, कैसे भी मास डिफेक्ट निकालेंगे? तो इसको आप रिमेंबर लिख देता हूं, हिंदी में अगर लिख दूंगा तो आप में से कई बच्चे का टेस्ट खराब हो जाता है, ऐसा आप लोग कहते हैं रिमेंबर, है ना मेरा तो ऐसा आदत पड़ गया है, ना अच्छी इंग्लिश आती है ना अच्छी हिंदी आती है, बीच के होके रह गए इंग्लिश। मतलब मैं लिखता अभी तो ऐसे लिखता, याद कर लो। ये स्थिति अपनी चल रही है व्हाट्सएप पे टाइप करते करते या बातचीत, न इंग्लिश कह रहे हैं ना हिंदी कह रहे हैं। इंग्लिश एक नई भाषा का जन्म हो चुका है, जिसके हम तो हैं ही, आप में से भी कई लोग हो सकते हैं, तो याद कर लो चलिए बढ़िया बात करते हैं। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग लिख दी, एनर्जी रिलीज, इस क्यू को फाइंड करना है, फाइंड करेंगे। इनिशियल मास इसका और ये दो खिलाड़ियों का फाइनल मास। इनिशियल मास लिथियम का ये दिया है 6.015126 AMU। फिर ये न्यूट्रॉन का, एक न्यूट्रॉन है तो 1.00866654 AMU, और इन दोनों को जोड़ लिया, ये इनिशियल मास हो गया। फाइनल मास में अल्फा पार्टिकल का यहां दिया होगा, कहां गया ये 4.002604 AMU। उसके बाद ये 1s3 का, तो 1s3 का लिख दिया यहां पर, ये मास दे रखा है 3.016049, इसके मास को जोड़ लिया। अब देखिए ये इससे ये कम है, मास डिफेक्ट हो रहा है। अब हमने निकाला मास डिफेक्ट, इस वाली में से ये घटा दिया, इसमें से घटा दिया, दिस इज द इतनी AMU आपको मास डिफेक्ट मिला। अब एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? एक AMU से होती है 931, तो इतनी AMU से कितनी हुई? तो इतनी AMU को मल्टीप्लाई कर दीजिए 931 से, तो ये वैल्यू हो गई 4.78 MeV, और यही आपका आंसर हो गया। बताइए क्यों गलती करेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? इतना सरल हम बता रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या
नहीं है, कैसे करना है उसके अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, थोड़े नोट्स बना रहे हैं, इसे भूल ना जाएं, या ऐसी वीडियो से रिवाइज करिए जैसा आपको ठीक लगे, तो आप निश्चित तौर पे सही करके जाएंगे। तो ये इक्वेशन है, ये सवाल है, आप चाहें इसको नोट कर लीजिए और इसका खेल खत्म हो जाता है। अच्छा, अब आता है न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर चैन रिएक्शन क्या होती है? आपने देखा था कि जब फिजन होता है तो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे वहां, तो यहां पर ये यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो 3 में से कोई जाके दूसरे से भिड़ जाता है, तो फिर वो 3 निकाल देता है। इस तरह से ये इक्वेशन बढ़ती जाती है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है? चैन रिएक्शन। यहां देखिए एक जगह वर्ड यूज किया जाता है एलन, ये लॉस्ट न्यूट्रॉन। ये क्यों यूज करते हैं, कई बच्चे पूछते हैं, या हम बता ही देते हैं आपको। देखिए एक रिएक्शन के बाद, मान लीजिए इस रिएक्शन के बाद आपके 3 न्यूट्रॉन निकले, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अब ये जरूरी नहीं है कि ये न्यूट्रॉन अगले वाले से टकरा ही जाए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो आप अगर बहुत डिटेल में जाएंगे, ऊपर तक पढ़ाई करेंगे, तो बहुत कुछ मिलेगा इसमें। तो यहां ये जरूरी नहीं कि इससे टकरा ही जाए। अगर ये टकरा नहीं पाए, खो गए या कुछ नहीं कर पाए, तो इसको बोला जाता है लॉस्ट न्यूट्रॉन, मतलब वो न्यूट्रॉन किसी काम का नहीं रहा। और हो सकता है 3 निकले, कोई एक ही टकराए, हो सकता है 3 में से 2 टकराए, हो सकता है 3 में से तीनों टकराए, नहीं पता। तो ये अगर हम मान के चलते हैं कि एक आधा एक दो तो लॉस्ट हो ही जाएंगे, एक लॉस्ट हुआ तो 2 टकराए, ऐसे करके तो लॉस्ट लिखा हुआ है। अब यही आती अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, जैसे कि एटम बम गिराया गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था नागासाकी हिरोशिमा पर। आज तक बहुत दिक्कतें हुई, आप जानती हैं, सब बताने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के जब भी एटम बम, कोई भी देश, आजकल माहौल गर्म हो गया था, इंडियन पाकिस्तान में सुना था आपने, तो बड़ी बड़ी बातें उठने लगी थी। तो देखिए कौन जीतेगा कौन हारेगा, मान लीजिए दोनों, एक मिनट आपका लेते हैं इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। हमारे हिंदुस्तान के पास भी एटम बम है, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, हमने उनके ऊपर गिराया, उन्होंने हमारे ऊपर गिराया, हम जीत गए क्योंकि हमें जीतना है। हम जीत भी गए तो उनके भी लाखों लोग मरे, और हमारे ऊपर बम गिरा तो हमारे भी लाखों लोग मरे, और आने वाले 40 सालों तक, 50 सालों तक कोई टेढ़ा मेढ़ा गंजा पौना पौना डीएनए बदल जाता है उसमें। तो ह्यूमंस मर गए, इतनी भयानक लड़ाई हुई, उससे हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या अमेरिका को हासिल हुआ? जापान को बम गिरा के। आज जापान कहां खड़ा है? खड़ा होने पे आ गया। तो लेकिन कितने लोगों को कितनी बेरहमी से मारा गया। एनीवे, वार, खैर मैं उस टॉपिक पे नहीं जाता हूं, वापस आता हूं। तो वहां पर जो एटम बम गिराया गया था नागासाकी हिरोशिमा पे, वहां पर अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन थी। जब वो गिरा दिया जाता है तो जितना भी पार्ट उसका है यूरेनियम का, जब तक वो खत्म नहीं होता, वो रिएक्शन भड़बड़ा के चलती रहती है। 1 से 3, फिर 3 से समझ लीजिए, अगर हम माने तीनों लड़ गए तो 3 से 9, 9 से 27, फिर 27 इंटू 3, फिर वो इंटू 3, वो इंटू 3, मतलब भड़बड़ा के बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बम इतनी एनर्जी निकली कि उसमें घर तक मेल्ट हो गए, लोहा हुआ गायब, पिघल गए। ऐसे इंसान तो गायब हो गया। जो आस पास के रहे होंगे 100-50-100 किलोमीटर, वो बुस हवा में उड़ गए होंगे, बिल्कुल गायब, एक चुटकी में धुआं निकला होगा। एनीवे, तो ये अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन है, जो मतलब मैंने आपको थोड़ा फील कराने की कोशिश की। जो एटम बम के लिए इस्तेमाल की जाती है वो अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होती है। और एक बात याद आ गई, अभी एक बात चल रही थी हाइड्रोजन बम की, राहुल गांधी कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है, जो एटम बम होता है, वो एटम बम जो एग्जाम्पल है वो न्यूक्लियर फिजन का है। और जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम की ना, तो हाइड्रोजन बम उसके आगे का स्टेप है, जिसे कह दीजिए फ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोजन बम इज द पापा ऑफ हाइड्रो एटम बम। वो अभी तक किसी गिराया नहीं गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं एटम बम ही इतना खतरनाक है, और एटम बम के बिग डैडी हैं हाइड्रोजन बम। तो एटम बम डिपेंड करता है न्यूक्लियर फिजन पे, और हाइड्रोजन बम की कहानी की जाएगी न्यूक्लियर फ्यूजन पे। अच्छा, बढ़िया। अब कंट्रोल चैन रिएक्शन। अब कंट्रोल चैन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन निकलते हैं 3-3, हम उनको खुद ही कंट्रोल करते हैं। बोरॉन वोरॉन ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि अगर वो न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल दिए जाए तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं।
तो हमारी कोशिश होती है कि जो 3 खिलाड़ी निकले हैं उनमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लें, तो उसी स्पीड से ये इक्वेशन चलती रहेगी। और तेज करनी होगी तो एक ही एब्जॉर्ब करेंगे या कोई ना एब्जॉर्ब करेंगे, और धीमे करनी होगी या खत्म करनी होगी तो सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हम मतलब कंट्रोल कर सकेंगे कि कब ये न्यूक्लियर रिएक्शन तेज चल रही है, कब ये स्लो चल रही है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी है उसको हम लोग अपने फायदे के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनते हैं ना, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से इतनी एनर्जी निकल सकती है कि पूरे विश्व में एनर्जी की प्रॉब्लम शताब्दियों तक खत्म हो जाएगी। मतलब 24 घंटा बिजली जलाओ तब भी नहीं खत्म होगी, सेफ्टी रखते हुए। ये मामला है। खैर, अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन में क्या होता है, 2 लाइटर न्यूक्लाई मिलके बड़ा न्यूक्लाई बनाएंगे, तब एनर्जी निकलती है। और यहाँ भी एनर्जी, ये इक्वेशन जब पूछी जाए न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इस इक्वेशन को आप जरूर चिपका दीजिएगा। ये एनर्जी यहाँ भी तगड़ी एनर्जी निकलती है। 1s2 1s2 2h4 और 21.6 MeV एनर्जी आपकी निकली। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, जिसको हाइड्रोजन बम की हम बात कर रहे थे, या सन से भी जो एनर्जी आती है हमको, सन स्टार्स का लीजिए, सन स्पेशली बोलते हैं, तो सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इतनी एनर्जी वो निकाल पा रहा है। बहुत अच्छा खासा फ्यूल है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक न्यूक्लियस में दूसरे न्यूक्लियस को घुसाना है। भाई आप सोचिए ना, ये पॉजिटिव है भाई साहब, ये भी पॉजिटिव, अब फ्यूज कराने का मतलब है ये घुसेड़ दो इनके अंदर। तो ये प्लस तो प्लस के पास जाना पसंद ही नहीं करता, कैसे घुसेगा? तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती कैसे करोगे? खूब टेम्परेचर कर दो, हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर करके ये प्लस वाले बहुत सारे आजू बाजू कर दो, हाई डेंसिटी। अब बहुत टेम्परेचर, हाई डेंसिटी और खूब प्रेशर, तो जब करोगे तो ये टेम्परेचर के से भगदड़ मची, इनमें हिलने लगे, और आजू बाजू सब न्यूक्लियस है, तो खटाक से किसी न्यूक्लियस के पास अंदर घुसे तो न्यूक्लियर फोर्स तुरंत एक्टिव हो गया, उसने जकड़ लिया इनको। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो 2-3 फर्मी मीटर में ही काम करता है, उतनी दूरी अभी है नहीं, अभी तो अलग अलग है। तो हम लोग हाई टेम्परेचर करते हैं जैसे इनके वाइब्रेशंस बढ़ जाए। हाई डेंसिटी बहुत लोग एक छोटे से डब्बे में बंद कर देते हैं, ऐसा सोचिए। हाई प्रेशर कि भाई बहुत पास ही रहो। अब उसके बाद जब ये हिलने लगे बहुत ही छोटी जगह में, तो एक समय इतनी एनर्जी आई कि एक न्यूक्लियस के अंदर घुसे, और इतना कम डिस्टेंस हुआ 2-3 फर्मी मीटर का कि तुरंत न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हुआ, उसने पकड़ लिया, बस फ्यूजन हो गया। तो ये आसान नहीं है। स्टोरी जो हम सुना रहे हैं तो स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन ये करना बहुत बीहड़ काम है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो इसी वजह से इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो मैंने फील दे दिया, ये 3 बड़ी स्पेशल कंडीशंस होती हैं। इसीलिए हाइड्रोजन बम को दगाने के लिए एटम बम दगाना पड़ता है, तब ये रिएक्शन चालू होती है, बिग डैडी। खैर, तो सन से जो एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है, ये भी बात अभी आएगी। तो सन से मिलने वाली है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत होता है, 2 × 10⁶ केल्विन, इतने टेम्परेचर पे वो फ्यूज हो जाते हैं अपने आप ही, और फ्यूज हो गए तो एनर्जी अच्छी खासी रिलीज करते हैं। ये जो कंडीशन है लेबोरेटरी में मिलनी, अभी पैदा करना आसान नहीं होता। और अभी तक हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन को ही काबू कर पाए हैं। जो फ्यूजन है उसको कंट्रोल्ड रिएक्शन हम नहीं कर पाए, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। क्योंकि जो फ्यूजन होता है उससे जो एनर्जी मिलती है वो क्लीन होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज नहीं होते, हाइड्रोजन यूज होता है इसमें। और फिजन में रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम यूज होता है, तो यूरेनियम के बाई प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं और वो हार्मफुल होते हैं। जबकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें हाइड्रोजन हार्मफुल नहीं होता, प्लेंटी में उपलब्ध है और क्लीन एनर्जी देता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी तक साइंस, फिजिक्स या साइंटिस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल नहीं कर पाए। जिस दिन ये कंट्रोल कर लिए, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो इतनी एनर्जी हमारे पास हो जाएगी, क्लीन एनर्जी, कि किसी को कोई परवाह नहीं है। मतलब आप जितनी चाहो यूज करो, खत्म ही नहीं होगी। खैर, आप समझ पाए होंगे। तो फ्यूजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार्स। तो सन से न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी होती, 2 साइकिल होती हैं बेसिकली, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल एंड कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। ये सन में दोनों इक्वल मात्रा में हो रही होती है एनर्जी निकालने के लिए। जब जो स्टार्स होते हैं जो सन से गर्म है, वहां पर कार्बन नाइट्रोजन साइकिल चल रही होती है। और जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल ये ठंडी, कम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। जो कूलर है, जो कम गर्म है सन से, वहां पर आपकी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चलती है।
प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है लोअर टेम्परेचर पे हो सकती है, इसलिए काम यहाँ बन जाता है। तो ये आप समझ पाए कि भाई मुद्दे की बात ये है कि सन से जो एनर्जी आ रही है उसका रीजन न्यूक्लियर फ्यूजन है, फिजन नहीं, फ्यूजन। अब कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया कि जिन रिएक्शंस को, न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो कंट्रोल कर लेंगे तो हम जानते हैं कि कब इसकी स्पीड बढ़ानी है, कब स्पीड घटानी है, कब इसको रोक देना है, कब इसको चालू कर देना है। जैसे आप अपनी पानी की टंकी ऊपर लगी होगी, आपके बाथरूम में, आपके घर में पानी आता होगा, आप उसको कंट्रोल कर ले गए। जब टैप खोलते हैं तो पानी आता, बंद कर दे तो नहीं आता, धीरे खोलते हैं धीरे आता है, तो आपको उसको यूज कर पा रहे हैं। लेकिन टैप नहीं होता तो बाढ़ आ जाती, टंकी भर से पानी निकल जाता, उसका क्या करते हैं आप? पानी है तो एक एक टंकी पानी है तो कुछ नहीं होता, और इसी जगह मान लीजिए 1000 टंकी हो तो बाढ़ आ जाए आपके घर में, तो है ना, तो वो संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो भी चीज है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज। अब मैं लेक्चर नहीं दूंगा, मोबाइल भी यूज करते हो तो कंट्रोल यूज करोगे तो फायदा है, अनकंट्रोल यूज करोगे तो बड़ा गड़बड़ है। anyway, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो आप समझे अब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर डिफरेंस क्या है। आइए देख लेते हैं फटाफट, ये डिफरेंस पूछे भी जाते हैं। तो हियर ये न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, कलर को थोड़ा बदल लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन का मतलब है टूटने वाला, फिस। Here is a heavy nucleus when excited gets split into two smaller nuclei of nearly comparable masses। 240 वाला टूटेगा मास नंबर का तो 120 के आसपास निपट जाएगा, टूट जाएगा। फ्यूजन में क्या होगा, दो लाइटर न्यूक्लाई फ्यूज होके एक हैवियर न्यूक्लाई बनाते हैं, ये भी क्लैरिटी बनी। इट इज ए क्विक प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, जो न्यूक्लियर फिजन होता है ये खट से हो जाता है, धाए से, कम स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, काफी रिएक्शंस होती हैं, तब जाके ये पूरी परफॉर्म होती है। तो न्यूक्लियर फिजन जो है वो क्विक रिएक्शन के तहत होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन इट विल मोर कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स, ये न्यूट्रॉन्स इसके अंदर लिंक पार्टिकल्स होते हैं फिजन के अंदर, न्यूट्रॉन निकलते हैं टकराते हैं। फ्यूजन में प्रोटॉन होते हैं, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू का जमाना है, कहीं आ जाए तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं लिंक पार्टिकल, इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोटॉन्स होते हैं। इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट। आपको बताया था कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है ये बहुत ज्यादा है, यूरेनियम वगैरह का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो काफी हार्मफुल होता है। तो जब न्यूक्लियर रिएक्टर चालू करते हैं उसके बाद बाई प्रोडक्ट को गड्ढा उड्ढा खोद के प्रॉपर उसकी एक एक एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उस तहत उसको गड्ढा खोद के गाड़ा जाता है, जिससे किसी को दिक्कत ना होनी, पानी मिल जाए तो मछलियां मर जाए, कोई इंसान पानी पिए तो वो निपट जाए, 50 लफड़े हो सकते हैं। तो हार्मफुल है, ये खतरनाक है। और ये जो है ये क्लीन है, ये हार्मलेस है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी है, कोई समस्या इससे नहीं है। द स्टॉक इज फिजनेबल फ्यूजन इज लिमिटेड, इसका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, यूरेनियम कम मात्रा में, जबकि आप देखेंगे फ्यूजन में जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है ये प्लेंटी है, एटमॉस्फेयर में कितना है। तो ये डिफरेंस हो गया। इसके साथ ही मैंने पूरा आपको खत्म कर दिया है पूरे चैप्टर को प्यार से। जाते जाते आपके कुछ काम की बातें आपको बता देता हूं जिससे शायद आपको फायदा हो सके। देखिए ये ऑल इन वन कोर्स में 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और डेरिवेशंस के वीडियोस हैं, कई, क्योंकि ये आप लगाते ही हैं, पीवाईक्यू लगाते ही लगाते हैं, डेरिवेशन करते ही करते हैं, एनसीईआरटी लगाते हैं। ये बिखरी अवस्था में आपको मिलते हैं या अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं मिलते। मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया, खुद, और आपको रिकॉर्ड करके दिया जैसे आपकी समस्या दूर हो जाए। तो ऑल इन वन हो गया, पीवाईक्यू न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में आप देखेंगे केस स्टडी और सेशन रीजनिंग सॉल्व ही नहीं कराते वो लोग, एग्जाम में आनी है, कहां से प्रैक्टिस करोगे। तो एमसीक्यू और सेशन रीजनिंग, केस स्टडी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यूज मैंने रिकॉर्ड करके इसमें आपको दे दिए हैं, जैसे कुछ बचे ही ना। ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पैक है। कई बच्चों को फास्ट रिवीजन करना होता है तो नोट्स चाहिए, तो थ्योरी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रिंटेबल, डेरिवेशन के नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में, फॉर्मूला शीट प्रिंटेबल फॉर्म में, और एनसीईआरटी वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं। और किसी बच्चे को ये तीनों चाहिए क्योंकि एग्जाम में तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए आपके लिए द्रोणा कोर्स अवेलेबल है। द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्सेज हैं, उसके अलावा पूरे कोर्स के वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल मिलेंगे। आप सॉलिड प्रिपरेशन द्रोणा के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप द्रोणा लेने में इंटरेस्टेड हैं जिससे आपकी मदद हो सके, तो आपको क्या करना होगा, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर
अपनी पढ़ाई जम के कीजिए, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। बस जम के पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।